बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण में भारत भी प्रतिनिधित्व करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारत की ओर से शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद चेयरमैन रहमान ने ये पद संभालने जा रहे हैं। बांग्लादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। याद रहे कि करीब 3 दशकों तक चले बैटल ऑफ बेगम के दौर के बाद पहली बार एक पुरुष प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है। बांग्लादेश में नई सरकार कल यानी कि 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह करने जा रही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था, लेकिन वो व्यस्तता की वजह से बांग्लादेश के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं जा पाएंगे। उनकी जगह पर अब भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भाग लेंगे। वो वहां पहुंचेंगे और भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे और नई सरकार को शुभकामनाएं देंगे। आपको बता दें, जब वहां पर तारिक अनवर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रहे हैं तो उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी थी। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो से युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं। इस सम्मेलन में कई देश के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट एक्सपो को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में गहमागहमी बढ़ गई है। इस एक्सपो में 600 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हो रहे हैं, जहां इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। पीपल प्लांट प्रोग्रेस विषय पर आयोजित एक्सपो में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस आयोजन को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। एआई समिट में जब आप आएंगे तो हाल नंबर 4 की यदि हम बात करें तो इस वक्त हम हैं हाल नंबर 4 पर, और आप देखिए यहाँ पर किस तरह से ये मॉडल लगाए गए हैं। ये सिर्फ एक स्टॉल के नहीं है। यदि आप निगाह मारेंगे तो सभी स्टॉल कमोबेश इसी तरह से आपको अचंभित करेंगे, आपको रोमांचित करेंगे और आपको तमाम सारी जानकारियों से सराबोर करेंगे। यदि आपको इन 5 दिनों में एआई समिट से संबंधित लेटेस्ट जानकारी लेनी है, विश्व स्तरीय जानकारी लेनी है, तो आप जरूर से भारत मंडपम आए। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, भारत मंडपम, दिल्ली। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों की सराहना की। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस विशेष दिन पर गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस को 10 नई परियोजनाओं की सौगात दी, जिनका उद्देश्य शहर की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। पूरे देश के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम का जाला बुनकर एक सुरक्षा का नया तंत्र खड़ा करना, इसको कानूनी समर्थन देना, बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के हर लैंड बॉर्डर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, देश को घुसपैठियों के मुक्त बनाना। इस मौके पर अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश ने कई मुकाम हासिल किए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। कर्नाटक कैबिनेट के मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस को लेकर विवादित बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को शैतान जबकि बीजेपी को उसका साया बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और मंत्री प्रियांक के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें साये से लड़ना बंद कर शैतान से लड़ना चाहिए। इस दौरान उन्होंने आरएसएस को शैतान जबकि बीजेपी को उसका साया करार दिया। See, they are unregistered. They are unregistered. They don't want to register. All I am asking is just follow the law of the land. If you're a body of individuals, that does not mean that you should not be registered. Which law says that? You should be registered. I am asking, how are you getting the donations? Where are you getting the donations from? Who is donating? How come you are running such large operations domestically and internationally, and you're still not paying taxes? इस दौरान खड़गे ने भागवत के 3 बच्चों का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि खुद तो शादी नहीं कर रहे हैं और दूसरों को गुमराह करने का काम करते हैं। खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए उनकी आय के स्रोत पर सवाल उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। महाराष्ट्र की राजनीतिक फिजा इन दिनों टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द घूम रही है।
शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना ने टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी तंज किया है। मालेगांव महानगर पालिका के डिप्टी मेयर के दफ्तर से शुरू हुआ ये विवाद पूरे महाराष्ट्र में फैल गया है। टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुए इस विवाद के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उनकी तुलना शिवाजी महाराज से कर विवाद को और गर्मा दिया है। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र से लिखा है कि औरंगजेब और अफजल खान की तरह मैसूर के टीपू सुल्तान को फिर से कब्र से बाहर निकाला जा रहा है। सामना में बीजेपी पर इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम रंग देने का आरोप लगाया गया है, तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने उस बयान की भी आलोचना की गई जिसमें उन्होंने टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की थी। संपादकीय में इस तुलना को असंगत और अनुचित बताया गया है। उन्होंने पूछा कि अगर टीपू को लेकर इतना आक्रोश है तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच पर चुप्पी क्यों है? इतिहास के मुताबिक दोनों अपने अपने दौर में देश की अस्मिता को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने इसमें भी हिंदू मुस्लिम का एंगल खोज निकाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को अहमियत देने की व्यवस्था की जा रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी संगठन पर ध्यान देने में जुट गई है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के लिए अतिरिक्त कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी उनकी समस्याएं सुनेंगे। इस बार बीजेपी जहां विकास, संवाद और संगठन पर जोर दे रही है, वहीं पंकज चौधरी ने संगठनात्मक अनुशासन, विकास योजनाओं की निगरानी और जनता से प्रत्यक्ष संवाद शुरू कर दिया है। इस दौरान प्रत्येक जिले में मासिक समीक्षा तंत्र लागू किया जाएगा। विकास, संवाद और संगठन को लेकर काम हो रहा है उत्तर प्रदेश भाजपा की तरफ से। और आपको बता दें कि नए प्रदेश अध्यक्ष बनने का पंकज चौधरी लगातार एक्शन मोड पे है, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार प्रयोग कर रहे हैं। संगठनात्मक तौर पे पूरी तौर पे मजबूती के साथ काम किया जाए ताकि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी तौर पे इसका फायदा मिले। भाजपा कार्यालय में लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। उसके साथ ही आपको बता दें कि पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार कई सारे बदलाव किए जा रहे हैं। और सलमान खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लेकर एक बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। इस दौरान विधायक भाई वीरेंद्र ने एलजेपीआर विधायकों को चेतावनी दी है। विधानसभा में लगातार हो रहे विरोध और हंगामे के बीच एक बार फिर सियासी माहौल गर्मा गया है। आरजेडी विधायक कुमार सरजीत के एक बयान को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हंगामा शुरू हो गया है। हालांकि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष अब सदन में आर पार के मूड में है। उन्होंने कहा बेचारा शब्द का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। सवाल है कि हमारे जो मुख्य सचेतक विरोधी दल के, वो भी दलित है, तो किसी ने बेचारा शब्द कोई खराब शब्द थोड़ी है। बेचारे का मतलब उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया लोग, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने दिया गया लोग, इसलिए वो बेचारे कहे, और कोई बात नहीं। दरअसल कुमार सरजीत ने सदन में कहा था कि अगर रामविलास पासवान जीवित होते तो दलितों का अपमान बर्दाश्त नहीं करते। इस बयान के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों ने सदन में हंगामा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश बजट सत्र के पहले दिन सदन में पक्ष विपक्ष के बीच टकराव नजर आया। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। बजट सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर दूषित जल का मुद्दा उठाया। विपक्ष की लगातार टोका-टकी के बीच राज्यपाल ने अभिभाषण पूरा किया। इस पूरे मुद्दे को सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि विपक्ष ने मर्यादापूर्ण व्यवहार नहीं किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज से शुभारंभ हुआ। शुभारंभ वाले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और अभिभाषण से पहले वंदे मातरम का गायन किया गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के तेवर देखने को मिले और लगातार हंगामे और टोका टाकी के बीच विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने की पूरी कोशिश की। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर।
असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान के खिलाफ AIUDF ने प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ AIUDF नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। मुसलमानों को लेकर उनके बयान और वीडियो पर सवाल उठाए। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की है। Today's protest is totally in against of the chief ministers and the BJP Twitter from the BJP Twitter handle. They have a video that is the shooting at a particular community, that is the Muslim community, by the Honorable Chief Minister of Assam. That's why we demand the resignation from him from this constitutional post, because he is not able to stay in the constitutional post. And today is the Supreme Court. There is regarding this issue. Today is the date fixed for the Honorable Supreme Court. I think that it will be just there. इस मौके पर AIUDF विधायक ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से मुख्यमंत्री और बीजेपी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ है। उनके पास एक वीडियो है जिसमें असम के मुख्यमंत्री द्वारा एक विशेष समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट से इसकी सुनवाई तेज करने को कहा है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR और SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने एक बार फिर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। आप लोग हाई कोर्ट होकर आइए, फिर हम सुनेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से कहा कि याचिका दायर होने पर तेजी से कार्रवाई करें। इस मामले में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, असम के मुख्यमंत्री शपथ धारक होते हुए खुलेआम हर दिन उसका उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में ये बयान दिए हैं। सिंघवी ने कहा कि कोई आज तक ऐसा FIR नहीं हुआ जिस पे कदम नहीं उठाया गया। आप असम के अलावा कहीं और हाई कोर्ट में भेज दें। इस पर CJI ने कहा कि हम सिर्फ हाई कोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण मामला है और वो योग्यता के मुताबिक सुनवाई करे। CJI ने कहा कि आप हाई कोर्ट होकर आइए, हम सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्ले ग्राउंड नहीं है। किसी मामले को सेटल करने के लिए जब संविधान के तहत हाई कोर्ट के पास आपकी याचिका पर उचित आदेश जारी करने की शक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रहे। लैंड फॉर जॉब मामले में कथित आरोपी और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित अन्य ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगने ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी सहित अन्य से पूछा कि क्या आप लोग आरोपों को स्वीकार करते हैं। जवाब में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें आरोप स्वीकार नहीं है, वो आरोपों का सामना करेंगे। इसके बाद कोर्ट ने राबड़ी देवी से पूछा कि आप आरोपों को स्वीकार करती हैं या आरोपों का सामना करेंगी। इस पर उन्होंने कहा कि वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में आरोपी और बिहार के पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सहित अन्य ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होकर कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप को स्वीकार नहीं करते हैं। वो ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण। दिल्ली हाई कोर्ट से बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को बड़ी राहत मिल गई है, जिसके बाद उनके चाहने वालों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को बड़ी राहत मिली है। चेक बाउंस मामले में जेल में बंद राजपाल यादव को कोर्ट ने 18 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दे दिया है। इस दौरान कोर्ट ने यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि 1.5 करोड़ रुपए शिकायतकर्ता के खाते में ट्रांसफर कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने उनके देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने राजपाल यादव को देश छोड़कर नहीं जाने को कहा है। कोर्ट ने राजपाल यादव को पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 18 मार्च को होने वाली सुनवाई के दौरान राजपाल यादव चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अदालत में
पेश हो सकते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल। देश के कई राज्यों में कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने से जो है हड़कंप मच गया। मेल लगातार आ रहे हैं और इस दौरान अदालतों को खाली कराकर जांच तेज कर दी गई है। यूपी में लखनऊ समेत 20 से ज्यादा कचहरी में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। इस दौरान गुजरात, कर्नाटक समेत कई राज्यों में धमकी भरे ईमेल भेजे गए। अहमदाबाद के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी मच गई। धमकी भरे मेल में भारत को खालिस्तान बनाने का भी जिक्र किया गया है। उधर कर्नाटक के मडिया कोर्ट को उड़ाने की धमकी के बाद कोर्ट खाली कराकर जांच की गई। हालांकि आखिरी सूचना तक कोई संदिग्ध वस्तु मिलने की खबर नहीं है। इस दौरान अदालत के बाहर वकीलों और आम लोगों की भारी भीड़ नजर आई। सबसे गंभीर स्थिति यूपी में देखने को मिली, जहां लखनऊ समेत 20 से ज्यादा जिलों में धमकी भरे मेल मिले हैं। मेरठ, अलीगढ़, अमरोहा समेत ऐसे धमकी भरे पत्र से प्रशासन अलर्ट हो गया और पुलिस की कई टीमों ने कचहरी परिसर में चेकिंग अभियान चलाया। इससे अधिकांश ईमेल संदेश आधिकारिक मेल आईडी पर आया, जिसे लेकर जिला पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में जारी हिमपात के कारण घाटी के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं। इस दौरान बाहर से आए हुए पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हो रही ताजा हिमपात से पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक गई है। देश के अलग अलग राज्यों से सोनमर्ग पहुंचे पर्यटक हिमपात का लुत्फ उठाते नजर आए। इसके अलावा भालेसा, चिल्ली और गंडोह जय क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में ताजा बर्फबारी के बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार घाटी में 26 फरवरी तक मुख्य रूप से शुष्क और स्थिर मौसम रहने की संभावना है। इस दौरान भारी बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। हालांकि घाटी के अलग अलग ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी रहेगी। कश्मीर पहाड़ी एरियाज है, वहाँ पे अभी भी बर्फ जो है वो पाई जा रही है। जो अपर रीचेस है वहाँ पहाड़ों पे जो है वो काफी बर्फ देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि जो जनवरी के महीने में यहाँ पे बर्फबारी हुई है, उसकी वजह से जो है काफी लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। और इसके साथ साथ हमने देखा है कि लगातार अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो जो अपर रीचेस है वहाँ पे जो है अभी भी बर्फबारी है। और इसके साथ साथ चाहे वो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग हो या मुगल रोड हो। श्रीनगर से भारत एक्सप्रेस के लिए रईस मागरे। राजस्थान के भिलवाड़ी में एक रासायनिक कारखाने में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ अन्य मजदूर अभी फंसे हो सकते हैं। राजस्थान के भिलवाड़ी में एक रासायनिक कारखाने में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ अन्य मजदूर अभी फंसे हो सकते हैं। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक रासायनिक कारखाने में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आखिरी सूचना तक फैक्ट्री से 7 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के एसएमएस के जयपुर के हॉस्पिटल में आईसीयू में आग लग कर के लोगों की मौत हो गई। बस के अंदर जो है लोगों की जल कर के मौत हो गई और अब फैक्ट्रियों तक भी ये बातें पहुंच गई हैं। लेकिन सरकार को गंभीरता के साथ में इस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। दरअसल पुलिस को सुबह गश्त के दौरान आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आग इतनी भयावह थी कि कुछ मजदूर जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे। एक्सप्रेस। ग्रेटर नोएडा में एक मंदिर के पास बने तालाब में डूबने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा भंडारे में परिवार के साथ आया था। ग्रेटर नोएडा के दलेलगढ़ गांव में भी सेक्टर 150 में हुई युवराज जैसी घटना सामने आई है, जहां मंदिर के पास बना तालाब एक मासूम बच्चे की मौत का कारण बन गया। दलेलगढ़ गांव के रहने वाले अनिल की बेटी अंजलि कुछ दिन पहले अपने ससुराल सिकंदराबाद से अपने 3 साल के बेटे देवांश और बेटी के साथ मायके आई थी। रविवार को घर के पास मंदिर में एक भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चे के साथ अंजलि भी शामिल होने पहुंची। इस दौरान देवांश मंदिर के पास बने एक तालाब में खेलते खेलते चला गया, जहां उसका पैर फिसलकर तालाब में डूब गया। बच्चा जब काफी देर तक नहीं आया तो परेशान परिवार ने उसे ढूंढना शुरू किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और तलाशी अभियान में लग गई। बच्चे के तालाब की तरफ जाने की आशंका पर प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू किया।
तालाब से बच्चे का शव मिलने के बाद गांव में मातम का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। यूपी के हमीरपुर में एक सराफा व्यापारी ने ग्राहक की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या की कोशिश की। सराफा व्यापारी के चूहे मारने की दवा खाने का वीडियो वायरल हो रहा है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सर्राफा व्यापारी सुरेंद्र सोनी की दुकान पर हाथी दरवाजा मोहल्ला निवासी प्रांशु सोने चांदी के आभूषण बेचने आया था। व्यापारी ने बताया जिसका उसे पूरा रुपया दे दिया गया था। इसके बाद भी प्रांशु ने कोतवाली में फर्जी शिकायत कर आभूषणों या रुपयों की मांग करने लगा। मरीज का नाम है सुरेंद्र सोनी, उम्र 50 साल का है, ग्वाल टोली हमीरपुर कोतवाली से ये मामला आया है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि चूहे मारने की दवा खाई है इन्होंने भी पुष्टि की है उस चीज की, इन्होंने खाई है। क्या मामला है ये सब जानने का समय नहीं है। दरअसल प्रांशु ने सोशल मीडिया पर गिरवी रखे गए आभूषणों को वापस देने की मांग करते हुए एक वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। लगातार दी जा रही धमकी से परेशान होकर आभूषण विक्रेता सुरेंद्र सोनी घर पहुंचा और चूहा मारने की दवा खा लिया। हालात बिगड़ने पर परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।